क्या सिविल प्रोसीजर कोड आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है? प्लीडिंग्स, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, ये सारे टर्म्स सुनकर क्या आप परेशान हो जाते हैं? तो चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज सिविल प्रोसीजर कोड के यूनिट 2 को इतना आसान बनाते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। नमस्ते लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हम डाइव करने जा रहे हैं सेमेस्टर 6 एलएलबी के एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक में, सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशंस एक्ट यूनिट 2। इस सेशन में हम डिटेल में समझेंगे कि प्लीडिंग्स क्या होती हैं, यानी कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। फिर हम देखेंगे कि पार्टीज के कोर्ट में आने या ना आने का क्या असर पड़ता है, और फाइनली हम बात करेंगे डिस्कवरी, इंस्पेक्शन और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। तो हमारा रोड मैप बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल है। हम आगे बढ़ेंगे जैसे एक सिविल केस आगे बढ़ता है। सबसे पहले हम केस की नींव रखेंगे, यानी प्लीडिंग्स को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कोर्ट में हाजिरी यानी अपीयरेंस का क्या मतलब है। फिर हम पढ़ेंगे सच के पर्दे, डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के साथ। और हाँ, एंड में एक क्विक रिवीजन और टेस्ट भी होगा ताकि सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज से, प्लीडिंग्स। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी सिविल केस की ये जनपत्री है, इसकी फाउंडेशन है। इसके बिना केस आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये सारी बातें हमें मिलती हैं सीपीसी के ऑर्डर 6, 7 और 8 में। अब एक सिंपल सा सवाल, मान लीजिए आपको कोर्ट में कोई लीगल एक्शन लेना है, तो आप क्या करेंगे? कैसे शुरू करेंगे? क्या आप सीधे जाकर जज को अपनी कहानी सुना देंगे? बिल्कुल नहीं। एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर का जवाब है प्लीडिंग्स। इसका ऑफिशियल जवाब हमें मिलता है सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 1 में। ये रूल कहता है कि प्लीडिंग का मतलब है या तो एक प्लेंट या फिर एक रिटन स्टेटमेंट। बेसिकली ये वो फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें एक पार्टी अपने दावे यानी क्लेम्स और दूसरी पार्टी अपना बचाव यानी डिफेंस कोर्ट के सामने रखती है। तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में आखिर फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। इसको ऐसे समझिए, जो इंसान केस शुरू करता है, जिसे हम प्लेंटिफ कहते हैं, वो कोर्ट में फाइल करता है प्लेंट। ये उसके केस की कहानी है। और जिसके खिलाफ केस किया गया है यानी डिफेंडेंट, वो उस प्लेंट का जवाब देता है अपने रिटन स्टेटमेंट में। तो प्लेंट एक सवाल है और रिटन स्टेटमेंट उसका जवाब। अच्छा, अब आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, सेट ऑफ वर्सेस काउंटर क्लेम। देखिए, सेट ऑफ एक शील्ड की तरह, एक ढाल। डिफेंडेंट कहता है, हाँ माना मुझे पैसे देने हैं, लेकिन मुझे भी इससे इतने पैसे लेने हैं, तो हिसाब बराबर करो। ये सिर्फ एक डिफेंस है। लेकिन काउंटर क्लेम एक स्वॉर्ड की तरह, एक तलवार। यहां डिफेंडेंट उल्टा प्लेंटिफ पर ही एक नया केस कर देता है। सो सेट ऑफ डिफेंसिव है, काउंटर क्लेम ऑफेंसिव है। देखिए, कानून में प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सालम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक ऐतिहासिक और बहुत खूबसूरत बात कही। प्रोसीजर इज द हैंडमेडन ऑफ जस्टिस, नॉट इट्स मिस्ट्रेस। इसका साफ मतलब है कि प्रोसीजर का काम इंसाफ की मदद करना है, ना कि इंसाफ के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा होना। तो इस केस में मुद्दा क्या था? सवाल यह था कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए जो 90 दिन की टाइम लिमिट है, क्या वो पत्थर की लकीर है? कोर्ट ने कहा नो। कोर्ट ने समझाया कि ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि केस जल्दी चले, इसलिए नहीं कि किसी को इंसाफ मिलने से ही रोक दिया जाए। इसलिए अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो कोर्ट के पास पावर है कि वो इंसाफ के लिए इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर सकती है। तो दोस्तों, जब भी एग्जाम में प्लीडिंग्स पर आंसर लिखें, ये गोल्डन लाइन जरूर यूज करना। प्लीडिंग्स का मकसद क्या है? ये विवाद के दायरे को छोटा करती हैं, केस के अहम मुद्दों को डिफाइन करती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रायल के दौरान अचानक मिलने वाले सरप्राइजेस से दोनों पार्टीज को बचाती हैं। चलिए, केस की नींव तो रख दी, प्लीडिंग्स फाइल हो गई, अब आगे क्या होगा? अब कोर्ट सबको बुलाएगा, हाजिर हो। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर, कोर्ट में हाजिरी यानी अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस। ऑर्डर 9 हमें बताता है कि कोर्ट में आने या ना आने के क्या अंजाम हो सकते हैं। इसका फ्लो बहुत सिंपल है। सोचिए, कोर्ट का दिन है। स्टेप 1, डिफेंडेंट को समन्स मिल जाते हैं। अब क्या हो सकता है? सिनेरियो 1, दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कोर्ट में हाजिर हैं। ग्रेट, केस आगे बढ़ेगा। सिनेरियो 2, सिर्फ प्लेंटिफ आया, डिफेंडेंट नहीं, तो कोर्ट डिफेंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री पास कर सकती है। सिनेरियो 3, उल्टा हो गया, सिर्फ डिफेंडेंट आया, प्लेंटिफ गायब, तो कोर्ट प्लेंटिफ का सूट ही डिसमिस कर सकती है। तो कोर्ट में हाजिर ना होने का अंजाम काफी सीरियस हो सकता है। अगर डिफेंडेंट एब्सेंट है तो कोर्ट सिर्फ प्लेंटिफ की बात सुनकर फैसला दे सकती है। इसे कहते हैं एक्स पार्टी डिग्री, यानी एक तरफा फैसला। और अगर प्लेंटिफ ही एब्सेंट है, जिसने केस शुरू किया था, तो उसका केस ही खारिज कर दिया जाता है, नॉन प्रोसिक्यूशन के लिए। सारी मेहनत बेकार। लेकिन क्या इसका कोई इलाज है अगर डिफेंडेंट से गलती हो गई तो? जी हाँ, बिल्कुल है। ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत डिफेंडेंट उस एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड यानी रद्द करवा सकता है, पर एक शर्त है, उसे कोर्ट को सफिशिएंट कॉज बताना होगा। ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जेन्युइन बोनाफाइड रीजन होना चाहिए, जैसे सच में बीमारी, हड़ताल या समन्स का ना मिलना। परिमाल वर्सेस वीना का केस इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो इस पूरे ऑर्डर 9 का सार क्या है? इसका कंक्लूजन क्या है? ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ प्लेंटिफ को अधिकार है कि उसका केस जल्दी चले, और दूसरी तरफ डिफेंडेंट का भी अधिकार है कि उसकी बात सुनी जाए, जो कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ये लाइन आपके एग्जाम आंसर को एकदम परफेक्ट बना देगी। ओके, प्लीडिंग्स फाइल हो गए, पार्टीज कोर्ट में आ गए, अब शुरू होगा असली खेल, ट्रायल से पहले का सच का सामना। ऑर्डर 11 का मकसद है कि दोनों पार्टीज अपने पत्ते टेबल पर रख दें, यानी अपने सबूत एक दूसरे को दिखाएं। ऐसा इसलिए ताकि ट्रायल में कोई एम्बुश ना हो कि अचानक से कोई सबूत निकालकर दूसरे को सरप्राइज कर दे। तो सच उगलवाने के लिए आपके पास दो जबरदस्त टूल्स हैं। पहला है इंटरोगेटोरीज। ये बेसिकली एक रिटन क्वेश्चनर है, एक सवालों की लिस्ट जो आप दूसरी पार्टी को भेजते हैं और उन्हें इसका जवाब शपथ पर यानी ऑन ओथ देना पड़ता है। दूसरा है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बताओ तुम्हारे पास इस केस से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐप डिस्कवरी और इंस्पेक्शन, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। डिस्कवरी है स्टेप 1, इसमें आप सिर्फ ये पता लगाते हैं कि सामने वाले के पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। और इंस्पेक्शन है स्टेप 2, जब आप उन डॉक्यूमेंट्स को असल में जाकर देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और उनकी कॉपी लेते हैं। सो फर्स्ट यू डिस्कवर, देन यू इंस्पेक्ट। एमएल सिटी वर्सेस आरपी कपूर इस पर एक लीडिंग केस है।
तो आखिर इन सब रूल्स का फायदा क्या है? Why is this important? एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। डिस्कवरी और इंस्पेक्शन से केस में ट्रांसपेरेंसी आती है। ये फेयर ट्रायल को प्रमोट करता है और अक्सर जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के कार्ड देख लेती हैं तो उन्हें अपने केस की असलियत पता चल जाती है और कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। वाह, हमने पूरा यूनिट 2 कवर कर लिया है। अब टाइम है एक क्विक फाइनल रिवीजन का और खुद को टेस्ट करने का। इससे पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ। रेडी हो जाइए। चलिए 30 सेकंड्स में पूरा यूनिट रिवाइज करते हैं। पॉइंट 1, प्लीडिंग्स, ये केस की नींव है। प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है, डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट। पॉइंट 2, अपीयरेंस, कोर्ट में नहीं आए तो केस हाथ से गया। डिफेंडेंट के लिए एक्स पार्टी डिक्री, प्लेंटिफ के लिए डिसमिसल, इलाज है सफिशिएंट कॉज। पॉइंट 3, डिस्कवरी, ट्रायल से पहले सामने वाले के पत्ते देखो यूजिंग इंटेरोगेटरीज एंड डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में मेन डिफरेंस क्या है? याद कीजिए, शील्ड और स्वॉर्ड वाला एग्जांपल। सोचिए। और जवाब है बिल्कुल सही। सेट ऑफ एक शील्ड है, एक डिफेंसिव प्ली, जबकि काउंटर क्लेम एक स्वॉर्ड है, एक ऑफेंसिव क्रॉस सूट। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। अगर डिफेंडेंट कोर्ट नहीं आता और कोर्ट एक डिग्री पास कर देती है तो उस डिग्री को क्या कहते हैं और उसे हटाने का रूल कौन सा है? थोड़ा जोर डालिए दिमाग पर। परफेक्ट, उसको कहते हैं एक्स पार्टी डिग्री और इसे ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर सफिशिएंट कॉज देकर सेट असाइड कराया जा सकता है। एक्सीलेंट, वेल डन। अगर आपने इन सवालों के जवाब दे दिए हैं तो मान लीजिए आपने इस यूनिट के कोर कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर लिया है। यू आर नाउ एब्सोल्युटली एग्जाम रेडी। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।